नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। एक महीने पहले आई थी अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 और अब 23 मई को आ रही है सुनील शेट्टी की फिल्म कॉल्ड केसरी वीर। इसलिए हम एक बार फिर से भगवा रंग पहन के आए हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रिंस धीमान एंड राइटर प्रोड्यूसर कनु भाई चौहान। ये नाम मैंने पहले इतने सुने नहीं है। इस फिल्म के अंदर मुख्य भूमिका में आपको दिखाई देंगे सूरज पंचोली, साथ में है सुनील शेट्टी। देयर इज अ डेब्यूटेंट एक्ट्रेस कॉल्ड आकांक्षा शर्मा और फिर विवेक ओबरॉय वो बतौर विलेन के रूप में आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। फिल्म पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान का जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुई कुछ दिनों की, तो उसमें हमने देखा कि पहले तो पाकिस्तान आतंकी हमला करता है पहलगाम में, और फिर भारत ने जब उसका जवाब दिया थ्रू ऑपरेशन सिंदूर बाय टारगेटिंग टेरर बेसिस इन पाकिस्तान। और उसके बदले में पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय मिलिट्री प्लेसेस को टारगेट किया, लेकिन reportedly they even try to cause harm to civilian areas and also some iconic religious place of worship, जिसके अंदर अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी मिसाइल विसाइल कुछ या ड्रोन तानी थी, लेकिन पाकिस्तान के इन सभी नापाक इरादों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। 2025 में आप सोचते हैं कि भाई मॉडर्न जमाना है और इस युग में कोई कोई देश, कोई आर्मी कैसे हाउ कैन दे टारगेट रिलीजियस सेंटर्स। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें भारत का, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ इन्वेशन, खासकर जो इस्लामिक इन्वेशन रूल रहा, तो उसमें तो ये कॉमन बात होती थी कि कैसे वेरियस इस्लामिक इन्वेडर्स दे टू डिस्ट्रॉय टेम्पल्स एंड अदर इवन बुद्धिस्ट टेम्पल्स। और देखिए, इसका पीछे का कारण बड़ा सिंपल था कि जब आप किसी जगह पे कैप्चर करते हैं किसी किंगडम में, तो वहां पे ना सिर्फ आप उसकी आर्मी को हराना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बाय टारगेटिंग देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप आप एक साइकोलॉजिकल ब्लो लैंड करते हो टुवर्ड्स योर राइवल। और वहां की जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन, आप उसका भी मनोबल उसे भी आप पूरी तरह से तोड़ देते हैं। एंड एक कल्चरल ब्लो रहता है वहाँ के लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स मेनी ऑफ दीज ग्रेट टेम्पल्स, वो तो हमेशा से ही उनमें काफी धन था, और इसलिए एक तुगलक जनरल जफर खान, उसने टुवर्ड्स द एंड ऑफ 14th सेंचुरी ही हैड अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल। देखिए, ये पहली बार नहीं था कि किसी ने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले 11वीं सदी में इनफेमस महमूद ऑफ गजनी, उसने भी ये सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण करके उसे तोड़ दिया था, फिर उसे वापस बनाया गया था। और फिर शायद 1999 में अलाउद्दीन खिलजी, उसकी आर्मी ने यहाँ पे हमला किया, फिर टेम्पल को बनाया था। और बाद में आए थे ये जफर खान, जो कि 1395 में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ टेम्पल के ऊपर करीब 17 बार हमला हुआ है, लेकिन अक्सर इसे फिर से बनाया दिया जाता था। और जो इस्लामिक रूलर्स थे, उन्हें पता था कि अगर इस रिलीजियस सेंटर है ना, जब तक ये रहेगा तो हिंदुओं का जो आस्था है वो हमेशा कायम रहेगी। अब तो हम तो खैर 21st सेंचुरी में, और इस टेम्पल को पूरी तरह से रिस्टोर 1951 में किया था, भारत की आज़ादी के 4 साल बाद, जब अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इस टेम्पल को फिर से बनाया गया था इन 1951। इसमें जो आखिरी हमला हुआ था वो शायद कुछ 1665 में हुआ था, जब औरंगजेब उसने सोमनाथ टेम्पल को फिर तोड़ा था। आज तो खैर सोमनाथ टेम्पल इट्स रॉक सैलिड, वो भारत की शान है। और आप सोचते हुए मजबूर होते हैं कि क्या ज़रूरत थी कि वो एक ऐसी फिल्म दिखाने के लिए जहाँ पे आप दिखाएंगे कि घुसपैठ वो हमारे एक प्रसिद्ध मंदिर पे हमला करता है। देखिए, यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज भी जो अब ऑब्वियसली हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू माइट हैव सीन कि इनमें से कई लोग वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने सोमनाथ टेम्पल उसके ऊपर कई हमला किया। और मुझे याद है एक बार मैंने द लेट पाकिस्तानी वेरी ओवररेटेड एंड सेक्सिस्ट कॉमेडियन उमर शरीफ,
वो किसी पाकिस्तानी शो में वो बड़े गर्व से कह रहे थे सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया। अब तो किसी एक शायद महमूद ऑफ गजनी या किसी की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लोग बड़ा जो कट्टर दिमाग वाले लोग हैं वो बड़ा एक गर्व सा महसूस करते हैं बाय मेंशनिंग दीज टेल्स, और इसलिए आज सोमनाथ टेम्पल उसका रॉक सॉलिड होना और ये उनके लिए ऑब्वियसली एक करारा जवाब है। देखिए, भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है और एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि इसके अंदर कुछ कई ऐसी कहानियाँ भी हैं ऑफ अनसंग हीरोज़, और वही कहानी है हमारी केसरी वीर की, जहाँ पे 2 योद्धा हैं। एक तो एक 16 साल का प्रिंस हामिर जी गोहिल, अ, और देन देयर इज़ अ ट्राइबल लीडर कॉल्ड वेगदा जी, कि कैसे इन दोनों ने मिलके जफर खान और उसकी आर्मी के खिलाफ एक रेजिस्टेंस किया था इन ऑर्डर टू सेव सोमनाथ टेम्पल। अब जैसा इसका विषय है, एक बार फिर कुछ आवाजें कहेंगी कि ये तो एक और सैफरन एजेंडा फिल्म है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भाई इतिहास वो तो खैर झूठ नहीं कहता, और इतिहास गवाह है कि अनगिनत बार इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत के कई टेम्पल्स तोड़े थे, एंड दे क्रिएटेड एब्सोल्यूट जेनोसाइड एंड डेविस्टेशन। चलिए, इतिहास तो यही कहता है, लेकिन एक सोच ये भी है या एक डर ये भी है कि आज जो भारत में जो सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स लाके इतिहास के एक डर रहता है कि कहीं इट डजंट वाइडन द सोशल रिलीजियस डिवाइड। अब केसरी वीर बनाने के पीछे क्या मोटो है, अब ये तो बेहतर कन्हू भाई चौहान और डायरेक्टर प्रिंस दीवान वही बता पाएंगे। लेकिन एज ऑलवेज विद फिल्म्स लाइक केसरी वीर यू विल फाइंड वेरिड ओपिनियंस। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक देश है और हर एक फिल्म मेकर को अधिकार है कि वो किसी भी विषय के ऊपर फिल्म बना सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी फिल्म बनाते वक्त आपको बहुत ही मैच्योरिटी, बहुत ही सेंसिटिविटी दिखानी है, एंड टू इंश्योर कि कहीं आपकी फिल्म कोई किसी अस वर्सेस देम उसमें ये तब्दील ना हो जाए, एंड इट ऑल्सो डजंट अफेक्ट इम्पैक्ट सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन टुडे। अब कन्हू भाई चौहान ना, उनकी सोच तो बड़ी सिंपल थी ये फिल्म बनाने की। ही वांटेड टू ऑनर टू अनसंग हीरोज ऑफ सौराष्ट्र's हिस्ट्री, आमिर जी एंड वेगदा जी। आमिर जी इज प्लेड बाय सूरज पंचोली, वेगदा जी इज प्लेड बाय सुनील शेट्टी। और मैं पढ़ रहा था कि कैसे चौहान साहब उन्होंने कहा कि दरअसल ये फिल्म ये उनकी लेट वाइफ, ये उनका सपना था। वो चाहती थी कि उनके मरने से पहले उनके पति, उनके परिवार वाले इस अपने सौराष्ट्र लेजेंड्स उनके ऊपर कोई फिल्म बनाए। दुर्भाग्य से मिसेस चौहान का निधन 2023 में हो गया। 2 साल बाद कन्हू भाई चौहान और उनके परिवार का ये सपना पूरा हुआ है थ्रू केसरी वीर। ऐसे विषय बड़े संभालना पड़ता है, ध्यान रखना चाहिए कि कोई एथनोसेंट्रिज्म आपकी कहानी में नहीं आ जाए। आप अब जो इन्वेडर है उसकी तरफ से तो आपको एक एथनोसेंट्रिज्म देखने को मिलती है, और साथ ही साथ कुछ जगहों पे शायद ऐसा भी भाव आएगा कि ये फिल्म इट काइंड्स ऑफ विप्स अप हिंदू नेशनलिज्म। खैर, ऐसे विषय हमेशा ये पोलराइज करते हैं समाज में, लेकिन सवाल यह है कि क्या कन्हू भाई चौहान, डायरेक्टर प्रिंस दीमान एंड ऑल्सो राइटर क्षितिज श्रीवास्तव, क्या उन्होंने एक अच्छी फिल्म दी है भारतीय ऑडियंस को। इसके स्क्रीन प्ले का अगर मैं कम शब्दों में एक समीक्षा करूं तो इट्स एक इस हिस्टोरिकल टेल को आपने ब्लेंड किया है, मिथोलॉजी विद अ बिट ऑफ म्यूजिक, रोमांस एंड ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ सिनेमा। हाँ, इस फिल्म के अंदर आपको थोड़ी बहुत बाहुबली, ट्रिपल आर, देयर इज पद्मावत उसकी झलकी दिखेगी, और थोड़ा बहुत छावा की भी आप एक आध झलकी देखेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पोस्ट कन्वर्शंस। और इसलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म देखते वक्त काफ़ी इन जो प्रीवियस ब्लॉकबस्टर्स है उनकी झलकी, एक हैंगओवर जैसा या नॉस्टैल्जिया जैसा आपको एहसास होगा केसरी वीर में, क्योंकि इट्स अ टेल अबाउट अनसंग हीरोज। इन दोनों के बारे में हम इतना जानते नहीं थे, और देखने में तो ये लग रहा है कि इतिहास के साथ एज सच कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी 1-2 फिल्में हैं ब्लॉकबस्टर्स
जिनके अंदर हमने देखा कि कैसे वहां तो इतिहास को ट्वीट किया गया था। दिस इज नॉट द फर्स्ट फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ वीर हामिर जी। ये एक 16 साल का युवा था फ्रॉम अर्थीला किंगडम, नाउ इन प्रेजेंट डे सौराष्ट्र। और इस 16 साल के युवा ने ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट अगेंस्ट द मराउडिंग जफर खान और उनकी हजारों की जो संख्या की जो आर्मी थी, इनका समर्थन दिया था। एक वेगदा जी जो कि एक भील कम्युनिटी, वहाँ के ये लोकल भील कम्युनिटी के ये एक ट्राइबल लीडर थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि एक राजपूत और भील का समाज दोनों इकट्ठा होके उन्होंने अपने राज्य के सम्मान अपने सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। और केसरी वीर इज नॉट द फर्स्ट फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ वीर हामिर जी। मैं पढ़ रहा था कि 2012 में एक गुजराती फिल्म आई थी जो किसी दूसरे डायरेक्टर, आई थिंक इंदु मारुति कुछ नाम है उनका, उन्होंने ये डायरेक्ट की थी। और ये फिल्म इट वाज इन कंसिडरेशन टू बी इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑस्कर्स, लेकिन इट लॉस्ट आउट टू बर्फी। अब 13 साल के बाद अब कनुभाई चौहान उन्होंने अपना और अपने परिवार का सपना पूरा किया है विद केसरी वीर। अभिनय की बात करूं तो शायद ऐसा लगता है कि कनुभाई चौहान मे बी शायद उनकी जो ड्रीम कास्ट होगी वो कुछ और होगी, बट फाइनली जब ये फिल्म बनी तो इसके अंदर आपने लीड कैरेक्टर्स हामिर जी और वेगदा जी के लिए आपने नियुक्त किया सूरज पंचोली एंड सुनील शेट्टी रिस्पेक्टिवली। देखिए, सूरज पंचोली अपने करियर में वो एक एनिग्मा ही रहे हैं। शुरुआत उनकी अच्छी हुई थी, हीरो जो उनकी पहली फिल्म आई थी, लेकिन फिर ऑब्वियसली ही वाज मायर्ड इनटू द जिया खान सुसाइड केस फॉर इयर्स। और अब तो खैर कई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। बतौर एक्टर मैंने जब उन्हें पहले थोड़ा बहुत देखा है, ही इज नेवर रियली इम्प्रेस्ड मी, और कहना पड़ेगा कि वही जो खामियां हैं उनके अंदर, वही चीज आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलती है। और डायलॉग डिलीवरी की बात हो या फिर एक इमोशनल डेप्थ, तो वो आपको सूरज पंचोली की इस परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्शन सीन्स में सूरज पंचोली ने काफी अच्छा किया है। और इनकी अगर आप जो लुक देखे इस फिल्म का, लंबे बाल है, हल्की हल्की मूछ है। अब वैसे तो ये 34 साल के हैं, तो ये कहीं से भी 16 साल के तो नहीं लग रहे, लेकिन अब क्योंकि इनकी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है तो उस हिसाब से चलो ठीक है। और इन्हें देखते वक्त मुझे थोड़ा बहुत जो हॉलीवुड के एक्टर है लुक एवंस, उनकी भी याद दिला रही थी। लंबे बाल, हल्की मूछ, ब्रॉडर नोज। और पर वही है कि अभिनय के मामले में सूरज पंचोली अभी भी उन्हें काफी मेहनत करनी है, पर एक्शन में इस फिल्म में उन्होंने अच्छा किया है। आई थिंक मेरे लिए जो एक डिफाइनिंग सीन है उनका इस फिल्म में, विच कम्स समवेयर इन द मिड पॉइंट, जहाँ पे जब जफर खान के भाई वो हमला करते हैं अर्थीला पैलेस के ऊपर, और फिर पहले ये आमिर जी घायल हो जाते हैं और फिर एक काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन जैसा होता है, और देन द वे ही किल्स जफर खान ब्रदर एंड हिज ट्रूप्स। और वो विजुअल में आप देखें, बिल्कुल ऑब्वियसली एक शिवा इनकारनेट की तरह इन्हें दिखाया गया है, और उसमें काफी इम्प्रेसिव उसे शूट किया गया। एंड सूरज पंचोली इज डेफिनेटली शाइनिंग थ्रू दो सीन्स। सुनील शेट्टी उन्हें आप देखें तो ही विल पुट मोस्ट 63 ईयर ओल्ड टू शेम। इनका जो किरदार है, जो लुक है, एक ही इज अ भील ट्राइबल लीडर, बहुत ही स्पिरिचुअल है, शक्तिशाली, एंड एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी दिखाई है। दैट्स व्हाट इज लार्जर देन लाइफ सिनेमा। और इनकी भक्ति आप देखें तो उसमें तो ये बिल्कुल एक साधु जैसे हैं, लेकिन जब बात आती है अपने राज्य, अपने जंगलों को डिफेंड करने की, तो तब ही ट्रांसफॉर्म इनटू दिस, आई वुड से, अ वेरी परशुराम लाइक वॉरियर। इनके हथियार में तो बस एक एक्स ही है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उन एक्शन सीन में आपको सुनील शेट्टी की बॉर्डर में जो एक बॉडी लैंग्वेज, जो एक मैं कहूँगा एग्रेशन है, वही थोड़ा बहुत आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलती है। देखिए, सुनील शेट्टी साहब वेरी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन, एंड उन्हें भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है पिछले कुछ 10-12 सालों में। और इसकी जो शायद मेन वजह वही है कि बतौर एक्टर उन्होंने अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं किया है। और ये परफॉर्मेंस भी आप देखें केसरी वीर की, तो फिर इट्स मोर और लेस द टिपिकल सुनील शेट्टी।
आकांक्षा शर्मा, ये उनकी डेब्यू फिल्म है। अब देखने में तो ये बहुत ही सुंदर है, इनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन बतौर एक्टर आई थिंक इन्हें काफी कुछ सीखना है। शी इज प्लेइंग राजल, द लव इंटरेस्ट ऑफ हामिरजीत गोहिल, और क्योंकि शी इज बीन रेज्ड इन द भील कम्युनिटी, तो इन्हें तीर कमान चलाना आता है। और इनका जो ओपनिंग सीन है, पहले तो ये एक एक बेसिकली एक कोटा है जहां से ये शी रेस्क्यूज innocent Hindu भील विमेन हुआ कैप्चर्ड बाय द इन्वेडर्स। और उन सीनों में आप देखें तो एक्शन सीन में ये लग रहा है कि हाँ, इन्हें आती है थोड़ी बहुत एक्शन। अब इनका स्क्रीन प्रेजेंस तो कमाल का है, लेकिन बतौर एक्टर आई थिंक अभी भी ये काफी कच्ची है। और ये तो नहीं कहूंगा कि शी इज वीक लिंक, लेकिन हाँ, फॉर अ रोल ऑफ दिस काइंड जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे आप न्यू कमर हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो आपको वैसा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी पहली फिल्म में एक एपिक फिल्म करने को मिलती है, और आकांक्षा शर्मा यहाँ पे शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड शी नीड्स टू लर्न द क्राफ्ट बेटर। आई एम श्योर एक्सपीरियंस के साथ शी विल इम्प्रूव एज एन एक्टर। विवेक ओबराय, इनका भी करियर देखे तो शुरुआत में एक दो इन्होंने हिट फिल्म दी थी, उसके बाद इन्हें काफी हाइप किया गया था कि नेक्स्ट बिग सुपरस्टार है। लेकिन बस एक वो क्या इन फेमस फूल्स डे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2003 में, उसके बाद से आप देखें इनका करियर वो तो बस दुर्भाग्य से नीचे ही गया है। इसके जिम्मेदार ज्यादातर वो खुद है फॉर बैड चॉइस ऑफ फिल्म्स, एंड एज एन एक्टर वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। इफ यू सी लॉट ऑफ हिज फिल्म्स, ओवर एक्टिंग काफी करते हैं। और जो मैंने ट्रेलर देखा केसरी वीर का, तो डर लग रहा था कि शायद यहाँ पे भी हमें विवेक ओबरॉय की ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आई मस्ट से दैट ही हैज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी इन केसरी वीर। अब इनका जो किरदार है, एक बाबर, एक इस्लामिक जनरल वैसे ही बिहेव करते हैं। हाँ, इनका लुक में आप देखें, जो ब्लैक दाढ़ी, लंबे बाल है थोड़े से, और फिर ऑब्वियसली जो ये आर्मर पहनते हैं इस्लामिक जनरल का, वो सब काफी इंटिमिडेटिंग है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट फिजिकलिटी, यहाँ पे विवेक ओबराय उन्होंने मेरे ख्याल से अपने अभिनय से भी मैं कहूँगा एक फेली कम्पिटेंट एक्ट दिया है। टुवर्ड्स द एंड एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, वो ये थे कि आपने पूरी फिल्म में इसे एक बहुत ही एक खुकार और एक निर्दयी जनरल बताया गया है, लेकिन फिल्म के जो अंत के जो दृश्य है उसमें आप देखते हैं कि कैसे अपने दुश्मन उसे मारने के बाद इनके चेहरे में कोई खुशी नहीं रहती, बल्कि फिल्म का जो क्लोजिंग विजुअल है उसमें तो जैसे ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने राइवल को। और ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, बट मे बी शायद करूभाई चौहान ही वांटेड टू इंश्योर दैट कि जो हमारी माइनॉरिटी ऑडियंस है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से मार्जिनलाइज ना हो जाए। तो ये फिल्म की लीडिंग कास्ट को लेके अपनी अपनी राय रहेगी, लेकिन आई एम श्योर देयर विल बी अ कंसेंसस की इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ब्रिलियंस ये फिल्म काफी मेरे ख्याल से प्रभावित करती है, खासकर जो उसकी प्रोडक्शन डिजाइन है और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी है। ऑब्वियसली इसमें वीएफएक्स तो रहेगा, लेकिन अब लोकेशंस देखिए, जो लुक दिया है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं वो आपको एक वो एहसास दिलाता है कि शायद 14th सेंचुरी में दैट्स हाउ सौराष्ट्र वुड हैव लुक्ड लाइक। अब एक लार्जर देन लाइफ फिल्म है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली एक्शन में भी कुछ ओवर टॉप चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म का जो आखिरी 30-35 मिनट्स का जो क्लाइमैक्स है, उसे जिस तरह से जो एक्शन कोरियोग्राफी की है वो मेरे ख्याल से काफी कन्विंसिंग है। हाँ, बस जो फिल्म का जो आखिरी एक्ट है, ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, जहाँ पे आप एक हेडलेस वॉरियर देखते हैं, अ, उसे शायद थोड़ा कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है। एक सीन बड़ा ही अजीब और गरीब लगता है कि जब आमिर जी गोहिल और जफर खान इनकी पहली मुलाकात होती है, उसके अंदर जफर खान इन्हें एक चैलेंज देते हैं, जहाँ पे जफर खान का एक सोल्जर वो घोड़े पे बैठता है और उसकी दौड़ लगाई जाएगी हमारे एक यूबन आमिर जी के साथ। अब वो सीन्स आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बेचारा घोड़ा उसे बड़ा डराया धमकाया गया है कि तुझे सूरज पंचोली से कम तेज भागना है। और ऑब्वियसली इट इज बॉर्डरिंग ऑन ओवर द टॉप, लेकिन हाफ वे थ्रू दिस रेस आप देखते हैं कि कैसे सूरज पंचोली वो जफर खान के सोल्जर को टॉपल कर देते हैं घोड़े से और खुद उस घोड़े पे बैठ जाते हैं, एंड दैट्स हाउ देन ही विंस द रेस। अब इस फिल्म को एक म्यूजिकल की तरह भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन मोंटी शर्मा जो उनका संगीत है, आई थिंक कुछ 4-5 गाने हैं इस फिल्म में, थोड़े बहुत बजते हैं, वो तो बिल्कुल भी इतने कुछ यादगार नहीं है। फाइनल वर्ड इस फिल्म पे मैं कहूँ तो यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कनुभाई चौहान, प्रिंस दीवान। आई थिंक उनकी सोच, उनकी विजन अच्छी थी,
शायद उसे पूरी तरह से एक्सिक्यूट करने में वो सक्षम नहीं हुए हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग अच्छी है, बट लाइक आई सेड बिफोर, शायद जो लीडिंग कास्ट है वहाँ पे अगर और बेहतर एक्टर होते तो शायद दिस फिल्म वुड हैव गिवन अस होलसम एंटरटेनमेंट। ये 3 घंटे की फिल्म है एंड डिस्पाइट द लीडिंग कास्ट नॉट बीइंग अप टू द मार्क, मेरे ख्याल से ये फिल्म इतनी बोरिंग नहीं लगेगी। और इट्स अ फाइन ट्रिब्यूट बाय कनुभाई चौहान टू दीज अनसंग लेजेंड्स हामिद गोहिल एंड वेगदा जी। आई एम श्योर स्वर्ग में बैठे कनु भाई जी की पत्नी वो भी इस केसरी वीर को सलाम करेगी। अब क्योंकि ये दौर ऐसा है जहाँ पे एक हिंदू नेशनलिज्म उसे काफी चेयर किया जाता है, तो मेरा मानना है कि केसरी वीर भले ही इसके फिल्म में बड़े नाम ना हो, लेकिन फिर भी मे बी थ्रू वर्ड ऑफ द माउथ ये फिल्म लोगों को आकर्षित करेगी। रही बात रेटिंग की, तो मैं केसरी वीर को देता हूँ 5 में से 2 स्टार।